नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास शो सोलाने सच। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं टॉप वीडियो से। लखनऊ में बाइक रेसिंग स्टंट के चक्कर में 12वीं के छात्र नितिन की जान चली गई। लखनऊ में बाइक रेसिंग के चक्कर में 12वीं के छात्र नितिन की मौत हो गई। जनेश्वर मिश्र पार्क के पास नितिन अपने दोस्त आदित्य और कृष्ण के साथ बुलेट और कावासाकी बाइक से रेस लगा रहा था। तभी वो सामने से आ रही स्कूटी में जा भिड़ा, जिसे नितिन सीधा डिवाइडर से टकरा गया। हादसे के बाद आसपास के लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौके पर मौजूद लोगों की मदद से नितिन और उसके दोस्तों को अस्पताल पहुँचाया गया, जहाँ इलाज के दौरान नितिन ने दम तोड़ दिया। ओडिशा के एससीबी मेडिकल कॉलेज के ट्रॉमा केयर आईसीयू में भीषण आग लगने से 10 मरीजों की मौत हो गई। आग लगने के बाद अस्पताल के कर्मचारी और दमकल विभाग ने तुरंत राहत बचाव शुरू किया, जिससे कुछ मरीजों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। घटना की जानकारी मिलते ही ओडिशा के सीएम मोहन मांझी घायलों से मिलने अस्पताल पहुंचे। ग्रेटर नोएडा की दादरी में खाने का बिल मांगने पर दबंगों ने होटल कर्मचारियों को बेरहमी से पीटा। होटल संचालक का आरोप है कि 900 रुपए के बिल मांगने पर दबंगों ने होटल संचालक के साथ गाली गलौज शुरू कर दी, जिसके बाद मामला आगे बढ़ गया। देखते ही देखते दबंगों ने कर्मचारियों पर डंडों से हमला किया, तसले से भी मारा और धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत दर्ज कर आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए जाँच शुरू कर दी है। कानपुर में एक महिला ने कार में घुसकर ठग को थप्पड़ जड़े। इस दौरान वो जोर जोर से कहती है, इसने मेरे पापा को मार दिया है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। वीडियो में एक शख्स कार में बैठा दिखाई दे रहा है, वहीं एक महिला उसे पकड़कर थप्पड़ मारती नजर आ रही है। महिला कहती है कि आरोपी ने उसके पापा के खाते से 20 लाख रुपए ठगे हैं। 20 लाख निकलवाए हैं अकाउंट से, आपने निकलवाए हैं 20 लाख। 20 लाख नवनीत यादव पर गए हैं। लोगों ने किसी तरह महिला से ठग को छुड़ाकर पुलिस के हवाले किया। बताया गया कि आरोपी युवक का नाम कृष्ण प्रकाश सिंघानिया है। ये निवेश के नाम पर करीब 2 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी कर चुका है। आप नहीं समझते। नोएडा के सेक्टर 62 में नाले के जहरीले गंदे पानी से पौधों की सिंचाई की जा रही है। नोएडा की हरियाली के लिए नोएडा प्राधिकरण करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन टैंकर में साफ पानी की जगह नाले का पानी डालकर पैसा बचाया जा रहा है। ठेकेदार प्राधिकरण को लगातार चूना लगा रहे हैं। लोगों ने पूरे मामले की जाँच और जिम्मेदारों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। नोएडा प्राधिकरण नोएडा की हरियाली को लेकर हर साल करोड़ों रुपए खर्च करती है, लेकिन बावजूद इसके कुछ ठेकेदार नोएडा प्राधिकरण को लगातार चूना लगा रहे हैं। नोएडा के सेक्टर 62 में नाले के पानी से जो है पौधों की सिंचाई की जा रही है, जिसके चलते जो पौधों की जड़ हैं वो खत्म होती जा रही हैं। वहीं नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लगातार जो कृष्णा करुणेश ये दावा कर रहे हैं कि नोएडा की जो हरियाली है वो बरकरार रहेगी, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर उनमें नाले का गंदा पानी जाएगा तो आखिर वो पौधे कैसे हरे भरे होंगे। सोमनाथ के पास अरब सागर में डूबती महिला को बचाया गया। एक लोकल फोटोग्राफर के मुताबिक दोपहर में जब अचानक एक महिला डूबती हुई दिखी तो आसपास के लोग इकट्ठा हो गए और रस्सी से महिला को बचाया गया। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच पाकिस्तान के जो भूमिका है वहां पर अब बहुत ज्यादा हंगामा बवाल मचना शुरू हो गया है। आपको बता दें कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ वहां फंस गए हैं। एक तरफ पाकिस्तान ने हाल के वर्षों में ईरान के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश की है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ उनकी रक्षा और आर्थिक संबंध भी हैं। ऐसे में दो नावों की सवारी में पाकिस्तान अवाम पिस रही है। युद्ध से पाकिस्तान में हालात ये हो चुके हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने के बाद हर एक चीज महंगी हो गई है। खासतौर पर ईद में कपड़ों के साथ साथ खाने पीने की चीजों के दाम भी आसमान छू रहे हैं। सवाल यह है कि भारत तो ले आया अपने टैंकर, पाकिस्तान में हाहाकार कब खत्म होगा? क्या मिडिल ईस्ट का संकट पाकिस्तान को ले डूबेगा? भारत तो ले आया अपने टैंकर, पाकिस्तान में गैस तेल पर हाहाकार। ईरान में जंग, लुट गया पाकिस्तान। मंत्रियों की सैलरी छीनी। ईद पर सब्जियों से लेकर दालें तक महंगी। गाड़ी में तेल नहीं, बिरयानी हलीम खाने की भी मनाही। पाकिस्तान पर दोहरी मार, बलूचों ने कराची जाने वाली गैस पाइपलाइन उड़ाई।
ईरान से दोस्ती और सऊदी से रक्षा समझौता, जंग में फंस गए शरीफ। युद्ध से पाकिस्तान में हालात ये हो चुके हैं कि तेल की कीमतें बढ़ने के बाद हर एक चीज महंगी हो गई है। खास तौर पर ईद में कपड़े के साथ खाने पीने की चीजों के दाम आसमान छू रहे हैं। सरकार ने 7 मार्च को पेट्रोल और डीजल की कीमत लगभग 55 पाकिस्तानी रुपए प्रति लीटर बढ़ा दी थी। इसके बाद दुकानदार नूडल्स, टूथपेस्ट, बिस्किट, कपड़े और चॉकलेट जैसी चीजों के दाम बढ़ाकर बेचने लगे। हालात इस कदर बेकाबू हो चुके हैं कि पाकिस्तान सरकार ने मंत्रियों और सरकारी बाबुओं पर ऐसी पाबंदी लगा दी है जो सुनकर उन्हें चक्कर आ रही है। यहाँ मंत्री अब सैलरी नहीं लेंगे। सांसदों की सैलरी में 50% की कटौती कर दी गई है। सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल आधा कर दिया गया। स्कूल कॉलेज तक बंद कर दिए गए हैं। सरकारी दफ्तरों में 4 दिन ही काम होगा। पाकिस्तान में ऊर्जा संकट के बीच बलूचिस्तान से कराची जाने वाली सुई गैस पाइपलाइन को विस्फोटक कर नुकसान पहुंचाया गया। बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है, तो वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट ने पाकिस्तानी सेना की चौकियों पर हमला कर 15 सैनिकों को मारने का दावा भी किया। यानी पाकिस्तान की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि ना तो वो ईरान से दूरी बना सकता है और ना ही सऊदी अरब को नाराज करने का जोखिम भी उठा सकता है। सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के गहरे रक्षा संबंध हैं, सैन्य सहयोग, ट्रेनिंग और सुरक्षा साझेदारी है। दूसरी ओर ईरान पाकिस्तान का पड़ोसी मुल्क है, जहां सीमा सुरक्षा, व्यापार और ऊर्जा जैसे बड़े मुद्दे जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच पिछले साल सितंबर महीने में एक बहुत बड़ा रक्षा समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने किसी तीसरे देश के हमले की स्थिति में एक दूसरे की रक्षा करने की कस्में खाई थी। अब जब इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच सीधी जंग जारी है, खाड़ी देशों में बमबारी हो रही है, तो पाकिस्तान पस्त है। जंग में शरीफ फंस गए हैं। सवाल भी उठने लगे हैं, क्या पाकिस्तान खुलकर किसी एक पक्ष के साथ खड़ा होगा क्या, या फिर हमेशा की तरह 2 नाव की सवारी करता रहेगा, जो उसे अब भारी पड़ रहा है। जनता त्राहिमाम कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया। और इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान बने हुए हैं। श्रुति दासगुप्ता विदेश मामलों की जानकार हैं, मुकीम अहमद सीनियर जर्नलिस्ट पाकिस्तान से। मुकीम जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। मिडिल ईस्ट में जो भीषण जंग चल रही है, पूरी दुनिया पे उसका असर हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं महंगाई को लेकर, पेट्रोल डीजल को लेकर, ऊपर से ईद का मौका है। तो अभी क्या हालात है, इस जंग का असर पाकिस्तान पर क्या पड़ा है? देखिए जी, मतलब बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है, और पाकिस्तान जो है वो बीइंग ए नेबरिंग कंट्री ऑफ ईरान, उसको बहुत सारे प्रेशर का सामना है कि एक लॉजिस्टिक्स का इशू है आपके सामने, दूसरा सिक्योरिटी का एलिमेंट है, और तीसरा ये महंगाई की जो बात हो रही है। लेकिन ये सारी चीज़ें इस वक्त ऐसी हैं कि जिससे पाकिस्तान अवॉइड नहीं कर सकता, और जो कुछ भी मेजर्स लिए जा सकते हैं वो हुकूमत कोशिश कर रही है कि वो ले वेल इन टाइम, और ताकि बाद में मुश्किल ना हो। जहाँ तक फ्यूल की बात है, सप्लाई पाकिस्तान को मिल रही है। सऊदी अरब ने भी एक टैंकर भेज दिया है, 4 उससे पहले गवादर पहुँच चुके थे, और कतर और दीगर ममालिक ने भी कंफर्म किया है कि आपको प्रॉब्लम नहीं हो। दूसरा ये जो इशू है कि पाकिस्तान सऊदी का डिफेंस पार्टनर, दूसरी जानिब ईरान के साथ ताल्लुकात और अमेरिका के साथ भी रिलेशन रखना चाहता है। अब आप ये देखें कि ये किसी भी कंट्री ने इन तीनों में से पाकिस्तान की किसी इशू को नेगेटिवली नहीं लिया। उन्होंने अभी तक तो सऊदी भी हैप्पी है और ईरान भी हैप्पी है, और दोनों इस चीज को मान रहे हैं कि पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे दोनों के दरमियान ब्रिज का रोल अदा कर रहा है। मुकीम जी, हो सकता है कूटनीतिक तौर पे अभी पाकिस्तान का ज्यादा जिक्र ना हुआ हो, लेकिन पाकिस्तान के आम जन पे असर तो पड़ रहा है ना। अगर मैं आपसे पूछूं, पेट्रोल कितने पर लीटर कितना है पाकिस्तान में अभी इस जंग के बाद?
इस कोई शक नहीं कि वो कोई 55 रुपए पर लीटर बढ़ाया गया है, यानी अब मैं एग्जैक्ट शायद मैं नंबर आपको नहीं दे सकूंगा, लेकिन 55 रुपीस पर लीटर बढ़ाया है। तो ये तो सवाल उठेंगे ना, भारत बेशक इस पूरे मामले में ईरान के इतने करीब ना जा पाया हो, उसके बावजूद भी भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है, 1 से 2 रुपए की बढ़ोतरी भी नहीं हुई है। और पाकिस्तान जो कह रहा है कि हम करीब हैं, सऊदी अरब के भी, हम ईरान के भी करीब हैं, वहां 55 रुपए की बढ़ोतरी, ये सवाल तो उठाता है पाकिस्तान की कूटनीतिक स्ट्रेटेजी को लेकर। आप कोई ये फैक्ट भी सामने रखना चाहिए कि आपके रिजर्व बैंक ने कितने हजार करोड़ रुपया जो है मार्केट में डाला है ताकि पेट्रोल की प्राइस बढ़ानी न पड़े। तो अब की स्ट्रेटेजी का फर्क है। नहीं, हमारे पास ऑलरेडी पहले से रिजर्व तेल था, हमने सब चीजें बना के रखी हुई थी, इस वजह से शायद कंट्रोल में रशिया से हम ले रहे हैं। मैं कुछ गवर्नमेंट को, पाकिस्तान को डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं वो चीज कह रहा हूँ कि जो एक्चुअल और फैक्चुअल है। हाँ। पाकिस्तान का जो रफ पेट्रोल का स्टॉक है वो तकरीबन 30 दिन का है, 28 to 30 days, यानी इतना रिजर्व होता है ऑल द टाइम। तो उन्होंने ऑन द बेसिस ऑफ दैट अंदाजा लगा लिया कि जी इतनी हम सेविंग कर सकते हैं, ऑफिस बंद करके इतनी हम सेविंग कर सकते हैं, ब्यूरोक्रेसी और मिनिस्टर्स का पेट्रोल कम करके, या कॉन्फ्रेंसेस में ना जाके, बड़े फंक्शंस ना करके, और गवर्नमेंट की गाड़ियां बंद करके। अब ये यानी एक मेजर्स वो ले रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं कि कम से कम डैमेज हो और ज्यादा जो है बाहर से आने वाले ऑयल और फ्यूल के ऊपर ये ऐसे वक्त में देखी जाती है कि सरकार की तैयारी क्या है, डिप्लोमेटिक तौर पे, कूटनीतिक तौर पे उसकी स्ट्रेटेजी क्या है। क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं, पाबंदियां लगा दी गई हैं, भारत में अभी कोई पाबंदी, हमें एलपीजी को अगर छोड़ दें, एलपीजी के भी 2 शिप जो हैं वो भारत पहुंच गए, तो वो पाबंदियां नहीं दिखी हैं। बस मैं उसका थोड़ा वो कंपैरिजन कर रहा था। श्रुति जी भी हमारे साथ बनी है। श्रुति जी, किस तरह से देख रहे हैं ये जो पूरा मिडिल ईस्ट में जंग चल रही है? भारत के नजरिए से हम हर दिन बात करते हैं, पाकिस्तान के नजरिए से, क्योंकि खुद कह रहे हैं मुकीम जी कि हम सऊदी के भी पार्टनर है, डिफेंस पार्टनर है, वहां पर ईरान से भी एक दोस्ती है। इस पूरे ये जो घटनाक्रम हुआ है, 17वां दिन हो गया जंग का, पाकिस्तान को लेकर दुनिया का ईरान की नजर में क्या परसेप्शन बना है? पाकिस्तान एक बहुत बड़ी गेम बात करता है जब वो अपने आप को एक डिफेंस स्ट्रैटेजिस्ट और डिफेंस पावर की तरह से प्रोजेक्ट करता है। इसी के चलते जब उन्होंने बात करी थी कि जब सऊदी का म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया था, तो उसको लेके मीडिया में बहुत ज़्यादा बातें हुई थी। पर अगर आज के दिन पे देखा जाए तो पाकिस्तान का इंडिया के साथ युद्ध हुआ तो तब तो कोई नहीं आया, कोई जीसीसी कंट्री भी नहीं आई थी उनके डिफेंस में। और उसके बाद आप देखिए अफगानिस्तान का वॉर हुआ, तब तक तो ये म्यूचुअल पैक्ट साइन भी हो गया था, तभी भी नहीं आए। उसके 2-3 हमने देख लिए हमले हुए हैं आपसी में, तभी भी नहीं सऊदी आई थी इनकी बचाव में। इनफैक्ट उस पैक्ट के साइन होने से और अब तक के बीच में सऊदी ने एक और सख्त रोल अप्लाई किया है पाकिस्तान की तरफ, और उन्होंने कहा है कि आपको जो गुडविल मनी जैसा आपको फ्री लोन्स मिल जाता था वो नहीं, अब पार्टनरशिप बेस्ड लोन्स मिलेंगे। तो सऊदी का नज़रिया जो है वो अब फ्रीबीज की तरफ, मतलब ठीक है भाई आप मुस्लिम नेशन है, हमें अपना भाईचारे में आपको लोन देना चाहिए, ये वाला नोशन उन्होंने ख़त्म कर दिया है। उन्होंने बोला पार्टनरशिप में अगर आप कुछ प्रोड्यूस करते हैं किसी तरह से, पार्टनरशिप में आपके साथ अगर हम आगे बढ़ेंगे तो बढ़ेंगे, फ्री मनी एज लोन हम और आपको नहीं दे सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो यूएसए ने क्या किया है, यूएसए ने इनके साथ अच्छी डील भी साइन करी हुई है, काफ़ी अच्छी सप्लाईज भी चल रही हैं इनका यूएसए के साथ ट्रेड जो है वो सर्ज किया है। पर जो इनका बैलेंस है चाइना के साथ वो फिर और डिसरप्ट हो गया है, क्योंकि चाइना अब और इनको एक्सपोर्ट करती है, मतलब बेसिकली जो ट्रेड डेफिसिट है फेवरिंग वो चाइना चला गया है, इंस्टेड ऑफ जो 5% इनफैक्ट इंक्रीज हुआ है उसके अंदर। इनका इन्फ्लेशन 7% पे है, इनका 80 मिलियन पीपल जो हैं वो अनएम्प्लॉयड हैं, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पे है इस वक्त। आप फ्यूल प्राइसेस की बात कर रहे हैं, दालों के भाव बढ़ गए हैं, खाने के दाव बढ़ गए हैं। आप जो कह आपकी खुद की रिपोर्ट आप बता रहे हैं कि हलीम से लेकर बिरयानी तक इन लोगों को ये सब नसीब नहीं हो पा रहा है, और ईद सर पे खड़ी है, लोग कपड़े नहीं खरीद सकते, खाना नहीं खरीद सकते, सेलिब्रेशन इन एनी फॉर्म जो है वो एक मुश्किल हो गया है पाकिस्तान के लिए। तो चाहे वो कूटनीतिक तरीके से शायद इन्होंने कुछ अपने हिसाब से कुछ माइलस्टोन सेट करे होंगे, लेकिन अगर एक नेशन की तरह से देखा जाए तो जब से ये 15 दिन के वॉर के अंदर इन्होंने एक बार अफगानिस्तान के साथ एक और झड़प हो चुकी है जिसमें इनके जान माल प्राण का इनको हानि हुई है। कितनी अब ये नहीं बोल सकते, अफगान एक अलग नंबर ऑफर करता है, पाकिस्तान एक अलग नंबर ऑफर करता है।
और इसके अलावा आपके वहाँ पे खुद अंदर इंटरनल टर्मोइल इतनी हुई है कि पाकिस्तान को छोड़ने की, पाकिस्तान के काउंसिल के नॉन एसेंशियल लोगों को बोल दिया गया है यूएसए के कि भाई आप छोड़ के निकल जाइए, आप लोग वहाँ पे सेफ नहीं हैं। तो ये युद्ध अगर आपको इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, ये गलत है। आप 3 जन से उस तरह से नहीं डील कर पा रहे हैं जिस तरह से आप कह रहे हैं। पाकिस्तान की एनर्जी इकोनॉमी का आई थिंक 4 to 10% कुछ एक नंबर है जो इलीगल ऑयल से आया करता था। अराउंड 4000 बैरल्स जो है ईरान की तरफ से इलीगल लाइक ऑयल इकोनॉमी उनकी रन किया करती थी, जो इनका सेट ऑयल प्राइस था उससे कम दाम में बिका करती थी क्योंकि वो इलीगल है। वो पूरा एक डिस्टरप्ट होने की वजह से ये एक एनर्जी शॉक सर्वाइवल मोड में चले गए हैं। इसकी वजह से इन्होंने इतना सारा ये जो अभी इन्होंने रूल्स सेट करे हैं वो डाले हैं। तो अगर देखा जाए एज एन इकोनॉमी, अगर देखा जाए, नेशन देखा जाए, तो पाकिस्तान इज सफरिंग, यूएसए आ नहीं रहा है इनकी रेस्क्यू के लिए, और सऊदी ने भी, हाँ, और यूएसए अमेरिका की तरफ से, से हालांकि हम देख रहे थे मुनीर साहब, शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप के साथ बड़े करीबी गलबैयां डाल रहे थे, बड़ी बातें हो रही थी। लेकिन अभी जब ईरान के साथ जंग चली है तो अमेरिका ने पाकिस्तान का बिल्कुल भी जिक्र नहीं किया, ना उससे कोई मदद मांगी, ना उसका किया। उल्टा मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान के नजरिए से भी ये बड़ी मुश्किल वाली परिस्थितियां होंगी। ठीक है श्रुति जी, मुकीम जी, अभी मेरे पास इतना ही समय था, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है, बने रहिए। एक और बड़ी खबर, आप दोनों बने रहिए। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, एलपीजी कैरियर जहाज शिवालिक कतर से गैस लेकर भारत पहुंच गया है। यह जहाज शाम 5 बजे गुजरात के मुंद्रा पोर्ट पर पहुंचा है। शिवालिक जहाज पर करीब 40,000 मीट्रिक टन एलपीजी लदी है, जो लगभग 32.4 लाख घरेलू गैस सिलेंडरों के बराबर बताई जा रही है। यह जहाज 14 मार्च को होर्मुज स्ट्रेट पार कर भारत की ओर रवाना हुआ था। मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष के बीच यह भारत पहुंचने वाला पहला एलपीजी जहाज है। शिपिंग मंत्रालय के मुताबिक नंदा देवी नाम का जहाज भी करीब 40,000 टन एलपीजी लेकर भारत आ रहा है और उसके कल पहुंचने की संभावना है। वहीं जगलाट की जहाज करीब 81,000 टन मुर्बान कच्चा तेल लेकर भारत की ओर आ रहा है। इसके भी कल मुंद्रा बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है। ठीक है, तो दोनों मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, श्रुति जी और मुकीम जी। इसी मुद्दे पे हम चर्चा भी कर लेते हैं। मुकीम जी, आपसे मैं जानना चाहूंगा, देखिए भारत में कितने आसानी से होर्मुज स्ट्रेट, पूरी दुनिया में आतंक मचा हुआ है कि कोई शिप वहां से आ नहीं जा रही है। भारत के 2 बड़े शिप एलपीजी लेकर, एक गुजरात एक मुंबई, पहुंच गया है। मुबारक हो आपको, लेकिन ये भी है कि वो 30 दिन के लिए, पर उसने आपको रूस से खरीदने की भी इजाजत दी है जिसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, और उसका अनाउंसमेंट भी वहीं से हुआ था। दिल्ली में किसी को पता नहीं था। जैसे वो अनाउंसमेंट की कोई, माफी कीजिएगा मैं आपको टोक रही हूँ, अनाउंसमेंट की हमें जरूरत नहीं थी। रशिया पिछले 2 महीने भी हमारा टॉप सप्लायर रहा है और इसके पहले महीने भी सप्लायर रहा है। ये डोनाल्ड ट्रंप जो है वो थोड़ा शायद ज्यादा आसिम मुनीर के साथ मिल लिए, तो शायद जो है बातचीत थोड़ी बढ़ चढ़ के करते रहते हैं। इनकी बात पे प्लीज आप आगे का स्टेटमेंट मत बेस करिएगा। अच्छा, नहीं, फिर ये आपने एफआईआर बना दी है इंडिया के खिलाफ खुद से कि जी हम पहले तो हमने कोई एफआईआर की जरूरत नहीं है, ये हमें पता है, ये ट्रंप को भी पता है। वो रोक पाए थे क्या हमारा ट्रेड उनके साथ? हमारा ट्रेड जो है, कुछ स्टेट एक्टर्स है, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स है। जो नॉन स्टेट एक्टर्स में रिलायंस एनर्जी जो था उसने अपना कम किया था, क्योंकि उन्होंने बोला था कि जिन एंटिटीज को यूएस ने सैंक्शन किया है उन सैंक्शनड एंटिटीज के साथ रिलायंस डील करता था, तो उन्होंने अपना कट किया है। हमने पीक पे 40% पे लिया, 40% हमारी उनके पास डिपेंडेंसी, आज 20% है। इसमें कोई एफआईआर की बात नहीं है, ये वर्ल्ड रिनाउंड फिगर्स है, हम कोई फर्ज नहीं कर रहे हैं, हम कबूल कर रहे हैं, पहले दिन से कर रहे हैं। रशिया के ऑयल पाइप पास करने की जो डोनाल्ड ट्रंप की बात आ रही है 30 दिन की, वो अपनी तरफ से बोल रहे हैं कि भाई हम अपनी तरफ से इसको नेगेटिव नहीं मानेंगे। वो उनकी सोच है। जब डील वो हमसे फोमो मूवमेंट में आके हमारे साथ ईयू की एफटीए के बाद उन्होंने इंटरिम डील साइन करी थी, तभी भी हमारा ट्रेड उनके पास उनको पता था। वो नंबर्स जो हैं अपने हिसाब से क्रंच कर रहे हैं। इसके बाद उन्होंने एक इंडिया का जो रिलायंस एनर्जी ने वहां पे वेनेजुएलन ऑयल को क्योर करने के लिए एक प्लांट डालने की बात करी है, उसकी तारीफ भी करी है। तो उनकी बात पे आप मत जाइए, वो अपने हिसाब से जो बोल रहे हैं वो शुरुआत से बोल रहे हैं। उनकी बात पे आप आगे की स्टेटमेंट मत बेस अगर ट्रंप की बातों पे जाना है आपको, ट्रंप की बातों पे, तो ट्रंप का सीधा सीधा कहना था कि पाकिस्तानी सेना के बड़े अधिकारी, खुद प्रधानमंत्री घबराए हुए थे और वो मुझसे गुजारिश कर रहे थे कि प्लीज इस युद्ध को रोकिए। तो क्या यह भी सच है
कि शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से गुजारिश कर रहे थे, ये भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है। एग्जैक्टली, उन्होंने कहा बंकर में छुपे हुए थे, मैं नहीं होता तो वो मर जाते, मैं नहीं होता तो मिलियन लोग न्यूक्लियर वॉर के अंदर खत्म हो जाते। उन्होंने बोला ईरान वाली जंग पहले दिन में ही शुरू होते ही खत्म हो गई। तो ये सारे स्टेटमेंट्स को भी आप आगे लाइए ना फिर। डोनाल्ड ट्रंप की बात उस तरह से नहीं मानी मुकीम जी जाती। जवाब दीजिए, जवाब ऐसे ऐसे करके ये भी बता रहे थे कि कितने तैयारे गिरे आपके। आप तो 11 पे पहुंच गए, 12 पे पहुंच गए, आप उनको 1-2 महीना और दीजिए, वो 30-24 भी हो जाएंगे। आप उनकी बात पे मत जाइए। अच्छा, उनको उनकी जो बात बोलना होता है वो करके निकल जाते हैं। हम उनकी बात पे उस तरह से वैल्यू कभी भी नहीं रख रहे। अरे मुकीम ना जी, शुरुआत में रखी ना अब मुकीम जी, रख रहे हैं। कहने को कुछ नहीं जाता है। एक तस्वीर, एक गवाह आज तक पाकिस्तान नहीं दिया। हमने एक एक तस्वीर, एक एक वीडियो दिखाया कि हमारी एयर स्ट्राइक कहां कहां हुई, कहां कहां हमने आतंकियों के ठिकाने तबाह किए। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से बस कहा जा रहा है हमने 12, 6, 7, ये सिर्फ आंकड़ों में तो जो मर्जी कह दीजिए। अच्छा बात सुने, अगर पाकिस्तान का डिफेंस इतना वीक होता या उसकी पावर ना होती तो सऊदीया क्यों उससे डिफेंस का मुआहदा करता? आज ये लग रहा है ये मैं बता रही हूं, आपकी शायद वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा ये इन्फॉर्मेशन। और बताइए, आज सऊदी अरब में सऊदी क्यों आप लोगों के पास आया? क्योंकि उनको एक पता था कि ये जंग होने वाली है, इसके आशंकाएं उनको दिख रही थी। दूसरा कि आपके पास जो न्यूक्लियर वेपन है ना, ये उसी न्यूक्लियर वेपन के लिए उन्होंने डील की है। आप वहां पे जाते हैं हुती से लड़ने के लिए, तो आप वहां पे लड़ने और किसी के साथ नहीं जाए। सऊदी की सबसे बड़ा एनिमी जो है वो हुती है और दूसरा बड़ा एनिमी ईरान है। आप ईरान और हुती के साथ लड़ने जा रहे हैं। आपकी आज भी जो पेट्रियट बैटरीज वगैरह जो लगी हैं वहां पे, वो हुतीस के साथ लड़ रही है और ईरान के उसके साथ लड़ रही हैं। क्या आपकी प्रजा जो है ये हजम कर पाएगी कि आप ईरान के खिलाफ जाके लड़ रहे हैं? ईरान के साथ वॉर हुआ तो वहां पे मारामारी होगी यूएस आपके कॉन्सुलेट के अंदर जाके। तो आप समझ सकते हैं कि जो आप कर रहे हैं, आपकी आर्मी जो है वो अपने आप को एज ए मर्सनरी ट्रेड कर रही है और बड़ा बेसिक सा सवाल मुकीम जी, श्रुति जी पूछ रही हैं कि कल को ईरान और सऊदी अरब की लड़ाई होती है, आप किस तरफ खड़े होंगे? देखिए जी, फर्स्ट प्रायोरिटी इज ऑलवेज सऊदी अरब, टू बी ऑनेस्ट। उसमें अगर आप ये कहें कि जी वो उनको भी पता है और ये उनको यानी क्लियर कर चुके हैं ईरान को भी, और ईरान को भी पता तो मुझे कह रहे थे मैंने एफआईआर लिख दिया, ये इन्होंने अब अपने पाकिस्तान के खिलाफ एफआईआर लिख दिया है। श्रुति जी जो बात सच है वो सच है। मैं को ये आप समझ रहे हैं कि आपका इंटरनल टर्मोइल कितना आ रहा है। लेकिन मुकीम जी, इंटरनल टर्मोइल बहुत बुरा होगा। मुकीम जी, अभी सऊदी अरब, यूएई, कतर, कुवैत इतने अटैक हुए ईरान के, उनको भी सोचना होगा कि यार हमें अपनी सुरक्षा के बारे में सोचना होगा ना। यूएस के बेस, जब यूएस के जो बेस कैंप बने हुए थे, सैन्य ठिकाने, वो सऊदी अरब को नहीं बचा सके, वो यूएई को नहीं बचा सके, तो वो पाकिस्तान पे क्या भरोसा करेंगे? इस युद्ध के बाद परिस्थितियां बदलने वाली हैं। ये आपकी, देखिए आपकी ख्वाहिशों का तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। आप ख्वाहिशों की बात नहीं कर सकते, रियलिटी की बात करिए। मेरे को कोई डाउट नहीं है कि यूएस ये वॉर जीतेगा क्योंकि वो एक बहुत बड़ी मिलिट्री पावर है, लेकिन कॉस्ट ऑफ वॉर ज्यादा होने वाला है और पाकिस्तान की इनएबिलिटी टू प्रोटेक्ट सऊदी अरेबिया ये भी सामने आएगी और इसका भी आपको जो है ना आंसरेबिलिटी देनी पड़ेगी। अच्छा, अभी इसमें रिजेम्बलेंस आपको बता दूं कि इंडिया का रशिया के साथ सिमिलर किस्म का 10 साल पहले का मुआहदा था जो अभी रिन्यू हुआ है इस हमारा उनके साथ चलता रहता है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, चलता तो रहता है। तो रशिया आया था, हमने उनके साथ भी किया है और हमने यूएसए के साथ भी किया है। उसका अलग है, आप उनको पीट रहे हैं इसके अंदर। अरे सुन तो, बात नहीं मुकम्मल होने देते, दोनों मिल जाते हैं आप लोग। मेरी बात, मैं भी तो बोलिए। आप सुनिए, इंडिया का भी इसी तरह का डिफेंस का मुआहदा है रूस के साथ, तो वो आया था लड़ने के लिए पाकिस्तान के खिलाफ। बताइए, हम अकेले काफी हैं, हमें किसी की जरूरत ही नहीं है। मुझे ये बताएं वो आया। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे किसी दूसरे अरे पाकिस्तान की तरह सुन लीजिए मुकीम जी सुन लीजिए, एक मिनट श्रुति जी एक मिनट, मुकीम जी सुन लीजिए। पाकिस्तान की तरह में पीछे से टर्की और चीन की मदद नहीं चाहिए। भारत अकेला काफी है उसके दुश्मनों से लेवा लेने के लिए। हमें किसी से जरूरत नहीं है। टर्की का जहां जाके खड़े होने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ये सारी चीजें भी आप देखिए ना, हमने किसी से मदद नहीं मांगी क्योंकि ये हमारा इंटरनल मैटर था और हम आपस में निपटाने को तैयार थे। आप इंटरनली तो नहीं कर रहे थे ना। अग्रीमेंट म्यूचुअल डिफेंस का नहीं है, आप गलत समझ रहे हैं। हमारे पास स्ट्रेटेजिक डिफेंस अग्रीमेंट है और वैसा ही स्ट्रेटेजिक डिफेंस अग्रीमेंट हमारा अमेरिका के साथ भी है
और एक स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट हमारा यूएई के साथ भी अभी साइन हुआ है। ये पाकिस्तान को सोचना होगा कि कभी वो अच्छा, फिर क्या करेंगे? चीन के पास चला जाता है, कभी अमेरिका के पास चला जाता है मदद मांगने के लिए। भारत इस वक्त दुनिया की ऐसी शक्ति है कि वो अपने दुश्मनों से अकेले लोहा ले सकता है किसी भी हालात में, टेक्नोलॉजी के मामले में, वॉर के मामले में, अर्थव्यवस्था के मामले में, व्यापार के मामले में। यह समझना होगा पूरी दुनिया को। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें, होर्मुज स्ट्रेट पर ईरान का ताजा बयान सामने आया। दुश्मनों के लिए होर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची बोले, ईरान पर हमला करने वालों की खैर नहीं है। तो सीधा सीधा ईरान की तरफ से चेतावनी दे दी गई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघाची का यह बयान सामने आ गया है, जिसमें साफ तौर से कह दिया है कि ईरान पर हमला करने वालों की खैर नहीं है। होर्मुज स्ट्रेट, जिसको लेकर पूरी दुनिया में हंगामा मचा हुआ है, उसको लेकर ईरान ने स्पष्ट संदेश दे दिया है कि दुश्मनों के लिए होर्मुज स्ट्रेट बंद रहेगा। तो यह बड़ी खबर कि होर्मुज स्ट्रेट दुश्मनों के लिए बंद रहेगा। हालांकि इससे पहले ईरान सरकार की तरफ से यह बयान भी दिया गया था कि जो लोग ईरान पर हमला करने में शामिल हैं, उन्हीं मुल्कों पर पाबंदी लगाई गई है, बाकी मुल्कों पर किसी तरह की पाबंदी नहीं है। अलग अलग बयान हमें देखने को मिले थे, जिसमें एक बयान यह भी था कि अगर आप चीनी युआन में तेल खरीदते हैं तो होर्मुज स्ट्रेट में आप पर किसी तरह से कोई अटैक नहीं होगा, कोई पाबंदी नहीं होगी, क्योंकि होर्मुज स्ट्रेट की वजह से पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को लेकर एक संकट पैदा हो गया है। ऊर्जा संकट पैदा हो गया है और सबसे ज्यादा सवाल अमेरिका पे उठाए जा रहे हैं। जो उसके सहयोगी देश थे, मित्र देश थे, वो भी अमेरिका पर इस जंग को शुरू करने को लेकर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि ईरान को पता है कि होर्मुज स्ट्रेट ही वो नब्ज है जिसकी वजह से वो अमेरिका और इजराइल को तकलीफ दे सकता है। वहीं नेतन्याहू के वीडियो को डीप फेक पर बवाल है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो एक कैफे में कॉफी ऑर्डर करते नजर आते हैं। एक्स के एआई चैटबॉट ग्रुप ने एक यूजर के सवाल पे इस वीडियो को एआई से बना डीप फेक बताया। दरअसल सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की मौत की खबरें फैल रही थी। इसके बाद नेतन्याहू ने अपने अकाउंट से ये वीडियो पोस्ट, जिसमें नेतन्याहू लोगों से मिलते हुए नजर आ रहे हैं। तो बेंजामिन नेतन्याहू की ये दो तस्वीरें चल रही हैं, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर ईरान ने दावा किया था कि बेंजामिन नेतन्याहू चोटिल हैं या फिर उन पर अटैक हुआ है, उसमें वो बचे हैं या नहीं बचे हैं। उसके बाद इजराइल की तरफ से बेंजामिन नेतन्याहू की ये तस्वीर जारी की गई थी, जो सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल हुई थी। लेकिन लोगों का ये मानना था, ये दावा भी किया जा रहा था कि डीप फेक है, यानी एआई जनरेटेड ये वीडियो है। तो ये दो वीडियो आप देख सकते हैं। इन दोनों तस्वीरों में क्या फर्क नजर आ रहा है, इससे आप समझ सकते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू कौन असली कौन नकली। एक भीषण जंग इराक, इजराइल, अमेरिका के बीच चल रही है। जिस तरह से इजराइल और अमेरिका ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला अली खामनेई पे अटैक किया था, उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद जाहिर सी बात है ईरान ने भी चेतावनी दी है कि बेंजामिन नेतन्याहू कहीं भी होंगे उनको छोड़ा नहीं जाएगा। यही वजह है कि उनकी सुरक्षा चाक चौबंद कर दी गई है। कई तरह की अफवाहें उड़ रही हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू हमले में मारे गए हैं। उसके बाद इजराइल की तरफ से ये वीडियो जारी किए गए हैं, लेकिन इन वीडियो को लेकर, इन वीडियो की ओरिजिनलिटी को लेकर ही सवाल उठ रहे हैं कि ये एआई जनरेटेड वीडियो हैं, डीप फेक वीडियो हैं। क्योंकि दो वीडियो हैं और दोनों वीडियो में आपको साफ तौर से फर्क नजर आ रहा होगा कि कौन असली बेंजामिन नेतन्याहू है और कौन नकली
या कौन एआई जनरेटेड बेंजामिन नेतन्याहू का वीडियो है। तो ईरान की चेतावनी के बाद जाहिर सी बात है अमेरिका और इजराइल की तरफ से जो उनके राष्ट्राध्यक्ष हैं उनकी सुरक्षा और भी पुख्ता कर दी गई है। अभी तक बेंजामिन नेतन्याहू नज़र नहीं आए हैं। अमूमन किसी भी जंग के बाद हमेशा मीडिया के सामने आते थे, बयान देते थे, लेकिन जब से ईरान और इजराइल के बीच ये भीषण जंग शुरू हुई है, 17 दिन हो गई है, पिछले कई हफ्तों से बेंजामिन नेतन्याहू को किसी ने देखा नहीं। ये कॉफ़ी का कप लेकर लोगों ने ये वीडियो देखा है। उन्नाव के सफीपुर में बाइक सवारों को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। उन्नाव के सफीपुर में बाइक सवारों को कार ने जोरदार टक्कर मार दी। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बाइक सवार गलत साइड से सड़क पार कर रहा था, तभी रास्ते में आती कार से बाइक सवारों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसके बाद बाइक पर सवार सभी लोग दूर दूर जा गिरे। आसपास के लोगों ने तुरंत आकर घायलों को उठाया और अस्पताल लेकर भागे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रही है, जिसमें एक छोटा सा लड़का स्कूल से घर लौट रहा था। तभी उसने बारात देखी और बड़े मजे से सबके साथ नाचने लगा। बच्चे को इतनी खुशी से नाचता देख बाराती भी उसके साथ नाचने लगे। बारातियों ने बच्चे पर पैसे भी न्योछावर किए। मैनपुरी के कुर्रा गांव में शौचालय की दीवार के निर्माण को लेकर पड़ोसी ने सास बहू की पिटाई कर दी। महिला ने बताया कि रविवार की सुबह वो घर के सामने शौचालय का निर्माण करवा रही थी। दीवार का निर्माण चल रहा था, तभी पड़ोसी ने आकर रोक दिया। जब उन्होंने वजह पूछी तो आरोपी गाली गलौज करने लगा और फिर मारपीट पर उतर आया। पीड़ित पक्ष ने पूरी मारपीट की घटना मोबाइल फोन में रिकॉर्ड कर ली। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस जाँच में जुट गई है। यूपी के बुलंदशहर में रास्ते के विवाद को लेकर दबंगों ने बीएसएफ जवान की पत्नी को लाठियों से पीट दिया। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे आरोपी शख्स महिला को लाठियों से पीटते हुए दिखाई दे रहा है। पीड़िता गीता शर्मा की शिकायत पर पुलिस ने 7 आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली है। पुलिस उनकी तलाश में जुटी है। वहीं गाजियाबाद में बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या। पंजाब एंड सिंध बैंक के मैनेजर की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। छुट्टी ना देने पर गार्ड ने बैंक मैनेजर को गोली मारी। हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज सामने आया। गंभीर हालत में मैनेजर को अस्पताल में भर्ती किया गया था। अस्पताल में बैंक मैनेजर ने दम तोड़ दिया है। पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच में जुटी हुई है। तो गाजियाबाद से ये दिल दहलाने वाली घटना ही है। महज छुट्टी को लेकर ये कंट्रोवर्सी शुरू हुई थी। बैंक मैनेजर ने, जो उस बैंक का गार्ड था, सिक्योरिटी गार्ड, उसको छुट्टी नहीं दी थी। बस इसी बात को लेकर ये कंट्रोवर्सीज हुई और सिक्योरिटी गार्ड ने बैंक के मैनेजर को गोली मार दी और इस फायरिंग में बैंक मैनेजर की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस मौके पर पहुंची है और जांच जारी है। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं पुलिस मौके पर पहुंची हुई है। यही वो बैंक है जहां पर ये पूरा घटनाक्रम हुआ है। और दूसरी तस्वीर सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब सिक्योरिटी गार्ड देखिए गन लेकर वहां से निकल रहा था और वहीं पे ये बहस मैनेजर और सिक्योरिटी गार्ड के बीच में होती है। छुट्टी नहीं मिली। छुट्टी ना मिलने से नाराजगी इतनी कि बैंक मैनेजर को सरेआम गोली मार दी और इस फायरिंग में बैंक मैनेजर की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है, जांच की जा रही है।
लेकिन लोगों के अंदर सब्र और धैर्य किस स्तर का है ये घटना खुद बताती है। छोटी छोटी बातों पर लोग एक दूसरे की जान लेने पर आमादा हो गए हैं। ये घटना इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। बैंक मैनेजर की गोली मारकर हत्या, और गोली किसने मारी है? बैंक के ही सिक्योरिटी गार्ड ने, जिस सिक्योरिटी गार्ड पर बैंक की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी, कर्मचारियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। एक आदमी जा रहा था इधर से, वो बंदूक हाथ में ले रहा है। अच्छा। और वो जहाँ वो मेन रोड है उस पर जाके फिर बाइक खड़ी थी, उसमें बैठ गया। अच्छा, बंदूक क्या कुछ कैसे कपड़े पहन रखे थे? पजामा था, कुर्ता था, सिर का ही वो बांध रखा था, मुझसा था, वो बांध रखा था। हाँ। बंदूक हाथ में थी? हाथ में थी। अच्छा, तो तेज कैसे? आपने यहाँ से निकला था बैंक से? बैंक से निकला, हम तो जब आए थे, जब बैंक का सीआरएन बजना शुरू हुआ। कितने बजे की घटना? कितने बजे? ये लगभग ऐसे समझो कोई 1:30-2 बजे। अच्छा, उसके बाद फिर यहाँ पे आपने जानकारी ली? जानकारी ली, अंदर गेट जाने नहीं दिया, फिर मैनेजर साहब ले गए वो बाइक पे बैठा के। मैनेजर को? हाँ। गोली कहाँ पे कैसी यहाँ लगी? छाती में लगी। कैसी स्थिति थी उनकी? स्थिति बहुत दयनीय थी। ये पंजाब सिद्ध बैंक में एक दोपहर में सूचना आई थी थाना लोनी बॉर्डर में कि यहाँ के मैनेजर अभिषेक को इसी बैंक के गार्ड रविंदर ने गोली मार दी है। उन्हें उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया है। अभी सूचना आई है कि उनका उपचार के दौरान मृत्यु हो गई है और गार्ड को पकड़ने के लिए हमारी टीम गठित की गई है और शीघ्र उसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी और पूछताछ करने के उपरांत और जो तहरीर प्राप्त होगी उसके उपरांत हम लोग अन्य वैधानिक कार्रवाई करेंगे। सर, बैंक में जब आप आए हैं तो प्राथमिक जो सूचना है उसमें क्या कारण रहा है गोली मारने? अभी तो यही बताया गया कि कुछ उससे कहा सुनी थी। आज वो बैंक में आया नहीं था अपनी ड्यूटी पर और मैनेजर से कुछ कहा सुनी है, उसके दौरान उसके द्वारा गोली मारा जाना बताया जा रहा है। बाकी उससे मिलने के बाद पूछताछ के उपरांत ही सारी स्थितियाँ क्लियर हो पाए। वहीं बेंगलुरु में गुंडों ने 45 साल के शख्स रशीद पाशा की बैट से पीटकर हत्या कर दी। बेंगलुरु में गुंडों ने 45 साल के शख्स रशीद पाशा की बैट से पिटाई कर हत्या कर दी। बताया गया कि रशीद एक नया गैरेज शुरू करने जा रहे थे, जिसको लेकर गुंडे हफ्ता वसूलने पहुंचे। जब रशीद ने पैसे देने से मना कर दिया तो उसको बैट से पीट कर मौत के घाट उतार दिया। कानपुर के रावतपुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो कार गेट तोड़ते हुए एक घर में जा घुसी। कार ने पहले गार्ड रूम को तोड़ा और फिर मेन गेट तोड़ते हुए अंदर पहुंच गई। बताया गया कि देर रात करीब 2 बजे गार्ड अपने गार्ड रूम में मौजूद था। घटना से कुछ मिनट पहले वो पानी पीने के लिए अंदर गया था, जिस दौरान तेज रफ्तार स्कॉर्पियो हॉर्न बजाते हुए आई और गार्ड रूम को सीधे तोड़ते हुए मेन गेट तोड़कर घर के अंदर घुस गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पहुंची पुलिस ने कार ड्राइवर को हिरासत में ले लिया। हिमाचल में एक अनियंत्रित कार पहाड़ी के ऊपरी रास्ते से पलटते हुए नीचे के मेन रोड पर आ गिरी। दरअसल एक कार जीभी की ढलान वाली सड़क से गुजर रही थी। अचानक गाड़ी ड्राइवर के कंट्रोल से बाहर हो गई और गाड़ी सड़क से नीचे की ओर लुढ़कने लगी। चश्मदीदों और सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कार पहाड़ी के ऊंचे हिस्से से लुढ़कते हुए नीचे वाली सड़क पर जा गिरी। झांसी में मॉडिफाइड साइलेंसर वाली बुलेट बाइक को सीज कर 67,500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। टीआई ने बताया कि लगातार कार्रवाई के बावजूद भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। वहीं सनराइजर्स के ब्रिटिश लीग में अबरार को खरीदने पर विवाद हो गया है। इंग्लैंड की लीग द 100 में सनराइजर्स लीड्स का विवादित यह फैसला पाकिस्तान के स्पिनर अबरार अहमद को खरीदने पर यह नई कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। पाक खिलाड़ी खरीदना भारतीयों की जान से खिलवाड़ है, ये सुनील गावस्कर ने कहा है। यानी अब इसको लेकर सुनील गावस्कर ने इसका विरोध किया है। इन पैसों से भारत से लड़ने के लिए हथियार खरीदे जाते हैं। क्या टूर्नामेंट भारतीयों की जान से ज्यादा महत्वपूर्ण है? लंदन में हुए ऑक्शन में अबरार को 2.34 करोड़ में खरीदा गया। ऑक्शन में काव्या मारुन मौजूद थी, जो सनराइजर्स की सीईओ हैं, आईपीएल की सनराइजर्स हैदराबाद टीम काव्या मारन की है। सनराइजर्स लीड्स के कोच डेनियल
विटोरी हैं। बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला का भी बयान आया है कि हम इसमें दखल नहीं दे सकते, हमारे डोमेन में नहीं है। जो 100 लीग है, आईपीएल में पाकिस्तान के खिलाड़ियों पे ऑलरेडी प्रतिबंध लगा हुआ है। पाकिस्तान को लेकर इस देश में किस तरह के सेंटीमेंट्स हैं, उन सबको दरकिनार करते हुए सनराइजर्स की जो मालिक हैं काव्या मारन, उन्होंने पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार अहमद को खरीदा था। चलिए इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी आशीष दीक्षित हमारे साथ बने हैं। आशीष, जब यह फैसला लिया गया था तभी सवाल उठे थे, लेकिन किसी बड़े खिलाड़ी ने ज्यादा सवाल नहीं उठाए थे। अब सुनील गावस्कर ने बड़े तल्ख शब्दों में सवाल उठाए और विरोध किया है काव्या मारन के इस फैसले का। देखिए, अब वो तमाम हिंदूवादी संगठन कहाँ हैं, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जब मुस्तफिजुर रहीम को रहमान को जब बांग्लादेश से ख़रीदा गया था आईपीएल में केकेआर ने, तब कितना विवाद मचा था और 7 या 9 करोड़ में शायद उनको ख़रीदा गया था। उसके बाद जो बवाल मचा, उसके बाद केकेआर ने उनको बाहर कर दिया। उसके बाद जो बांग्लादेश की हालत T20 वर्ल्ड कप में हुई वो सबने देखा। लेकिन अब काव्या मारन ने जब विदेशी लीग में एक पाकिस्तानी खिलाड़ी को ख़रीदा है, और वो पाकिस्तानी खिलाड़ी जो ग्राउंड पर भारतीय क्रिकेटर को, मुझे याद आ रहा है शुभमन गिल को उन्होंने जब बोल्ड किया था तो किस तरीके से इशारे किए थे, और उसके बाद कितना वो ट्रोल हुए थे लगातार। इंडिया में किस तरीके से पाकिस्तानी खिलाड़ियों को लिया जाता है, तमाम वो बातें ध्यान में रखनी होंगी काव्या मारन को। और इस तरीके से जो चाहे भले ही ये ब्रिटिश लीग हो, लेकिन अगर भारत के सेंटिमेंट्स के खिलाफ अगर वो जाते हैं तो ये निश्चित तौर पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। और गावस्कर ने, जो इतने सीनियर खिलाड़ी हैं, वो जब ये कह रहे हैं कि ये पैसा जो 2 पॉइंट समथिंग करोड़ रुपए शायद उनको दिए गए, ये पैसा भारत के खिलाफ ही इस्तेमाल होगा, और भारत के खिलाड़ियों की जो सुरक्षा है वो कितनी कहते हैं कि उसको कितना ध्यान में रखा गया है, क्या उसको दरकिनार कर दिया गया है, तमाम सवाल हैं। लेकिन निश्चित तौर पर ये काव्या मारन अक्सर मैदान पर दिखती हैं, अपने खिलाड़ियों को चेयर करती हैं। हैदराबाद सनराइजर्स बहुत अच्छी टीम है, लेकिन इस तरीके का फैसला लिया गया है, ये वाकई चौंकाने वाला है। ये आशीष, क्या लग रहा है कि सब चीजें जानबूझ के, क्योंकि काव्या मारन को पता था कि बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर को लेकर इतना हंगामा हुआ, या फिर काव्या मारन को ये कहें कि नॉलेज ही नहीं है क्रिकेट की कि अबरार अहमद को लेंगी तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी हो जाएगा, डैनियल विटोरी के सिर पे फोड़ दिया जाएगा ये फैसला कि मेरा तो उसमें कोई रोल ही नहीं, वो टीम के मेंटोर हैं, उन्होंने ये फैसला लिया है। देखिए, एक मैं अभी ताज़ा उदाहरण आपको देता हूँ। मॉर्ने मॉर्कल जो गेंदबाज हैं, भारतीय कोच है गेंदबाजी कोच के, वो पाकिस्तानी गेंदबाजी कोच भी रहे। उसके बाद अभी 2 दिन पहले उनसे एक सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान के कोच भी आप रहे, आपका क्या ओपिनियन है, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी खिलाड़ी सेल्फिश हैं, वो अपने लिए खेलते हैं, लेकिन भारतीय खिलाड़ी अपने देश के लिए खेलते हैं, जी जान लगा देते हैं क्रिकेट में। तो देखिए, 2 चीज़ें हैं यहाँ पर कि पाकिस्तानी खिलाड़ियों को मॉर्ने मॉर्कल बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को डैनियल विक्टोरी नहीं समझ पाए, या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को काव्या मारन उतने दिनों में नहीं समझ पाई, या पाकिस्तानी खिलाड़ियों से तमाम लोग मिलते रहते हैं, क्या उनका मेंटल जो उनकी जो भारत विरोधी जो विचार है, चाहे शाहिद अफरीदी हों, लगातार वो भारत विरोधी बयान देते रहते हैं, तमाम वहाँ के जो हारिस रऊफ हैं किस तरीके के इशारे कर रहे थे, 6 दिखा रहे थे, 6 उंगलियां दिखा रहे थे, और जो वहाँ मैदान पर पिछले दिनों हुआ, पिछले साल जो हुआ, वो तमाम चीज़ें हमने देखी। लेकिन क्या वो जो विचारधारा है भारत के खिलाफ वाली, वो क्या काव्या मारन को नहीं दिखाई दी? जो उन्होंने जो भले ही विदेशी लीग हो, लेकिन क्या वहाँ पर वो नहीं दिखाई दी कि क्या ये खिलाड़ी को खरीदेंगे तो भारतीय सेंटिमेंट्स जो 140 करोड़ भारतीय है, उनका सेंटिमेंट उनके साथ खिलवाड़ होगा? ये तो निश्चित तौर पर इस पर विचार करना चाहिए काव्या मारन को। और अगर एक खिलाड़ी के लिए आपके लिए इतनी बातें कही जा रही हैं तो निश्चित तौर पर उसको बाहर कर देना चाहिए। और बिल्कुल बिल्कुल आपके पास दुनिया भर के खिलाड़ी हैं, अबरार अहमद को लेने की कोई ज़रूरत नहीं थी। एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म दे दिया है यहाँ पर काव्या मारन ने सनराइजर्स हैदराबाद में। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी के लिए। वही पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद के बाद अफसरों के ट्रांसफर पर सियासी बवंडर उठ गया है। चुनाव आयोग ने बंगाल के डीजीपी, मुख्य सचिव, गृह सचिव समेत 6 बड़े अफसरों के ट्रांसफर कर दिए हैं। दलील है कि प्रशासनिक तैयारियों की समीक्षा के बाद अफसरों को हटाने का फैसला लिया है।
चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए बदलाव किए गए हैं। लेकिन चुनाव आयोग के फैसले पर टीएमसी भड़क उठी। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर आयोग ने अफसरों को हटाने का फैसला लिया है। टीएमसी सांसद शताब्दी रॉय ने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव जीतने के लिए सरकारी संसाधनों का गलत इस्तेमाल कर रही है। इन आरोपों पर बीजेपी का फौरन जवाब आया। बीजेपी ने दो टूक कहा कि चुनाव आयोग ने निष्पक्ष चुनाव के लिए ममता के करीबी अफसरों को हटाने का फैसला लिया है। हालांकि सियासत के बीच सवाल है कि क्या चुनाव आयोग के एक्शन से टीएमसी की टेंशन बढ़ गई है? क्या करीबी अफसरों के हटाए जाने से ममता की मुश्किलें बढ़ गई हैं? देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में चुनावी शंखनाद होते ही इलेक्शन कमीशन एक्शन मोड में आ गया। सूबे में चुनाव का ऐलान होने के साथ ही चुनाव आयोग ने बड़ा एक्शन लिया और पश्चिम बंगाल के 6 बड़े अफसरों का तबादला कर दिया। आयोग ने पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को डीजीपी बनाया। राज्य के मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटा दिया। उनकी जगह 1993 बैच के आईएएस दुष्मंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। सुप्रतिम सरकार की जगह अजय कुमार नंद को कोलकाता पुलिस कमिश्नर बनाया गया। साथ ही राज्य के गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा की जगह 1997 बैच की आईएएस अफसर संघमित्रा घोष को गृह सचिव बनाया गया। चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक ये ट्रांसफर तत्काल प्रभाव से लागू होगा। आदेश में कहा गया है कि जिन अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है उन्हें चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनाव से जुड़े पद पर तैनात नहीं किया जाएगा। लेकिन चुनाव आयोग के इस फैसले पर टीएमसी के नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए। अपने मालिकों को खुश करने के लिए चुनाव आयोग ने किया है। इनके मालिक कौन है? प्रधानमंत्री, जो देश के प्रचार मंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, साथ में घुसपैठिया मंत्रालय के जो मंत्री हैं अमित शाह। घुसपैठिया तो एक भी नहीं निकला, तो ये लोग किसी को भी निकाल लें, लेकिन ममता बंदोपाध्याय, ममता बनर्जी को बंगाल की जनता के दिल से नहीं निकाल सकते। बहुत भी प्रयास करेंगे, इनका कोई भी कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ये तो गलत कदम है हमारे ख्याल में। पश्चिम बंगाल के खिलाफ एक ठो कदम है। हम ये नहीं चाहते, इससे चुनाव परिचालना करना और भी मुश्किल हो जाएगा। टीएमसी ने आरोप लगाया कि बीजेपी के इशारे पर चुनाव आयोग ने बड़े अफसरों का ट्रांसफर किया। बीजेपी तो अभी के लिए इतना ही। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।